नमस्कार, प्रभा साक्षी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अंकित सिंह। कार्यक्रम है चाय पर समीक्षा और हमेशा की तरह इस कार्यक्रम में मौजूद हैं प्रभा साक्षी के संपादक नीरज कुमार दुबे जी। सर, आपका बहुत स्वागत है। धन्यवाद अंकित जी। और हम लोग दिल्ली में बैठे हुए हैं। हालांकि अच्छी बात है कि यहाँ बाढ़ का पानी नहीं है, लेकिन सर दूर दराज से जो लोग भी, आपके पास भी शायद कॉल आ रहे होंगे, हमारे पास भी जो कॉल आते हैं उनमें पूछा जाता है कि आप लोग सुरक्षित तो है ना, आप लोग के साइड कोई पानी तो नहीं है जी। सर। देश की राजधानी, आप दुनिया की चमकती धमकती जो चीजें हैं उसमें आप कदम ताल मिलाकर चलने की कोशिश कर रहे हैं जी। लेकिन यमुना का जल स्तर क्या बढ़ा, आधी दिल्ली डूबने लगी सर। कहाँ चूक हुई है? देखिए, चूक तो यही है कि जो सरकारें हैं वो बुनियादी ढांचे पर ध्यान नहीं दिया उन्होंने, और इस वजह से ये चीज़ें दिखने को मिल रही हैं। ये हर साल देखने को मिलती है। इस साल थोड़ी सी ज़्यादा हो गई क्योंकि वर्षा ज़्यादा हुई है। अब आप देखिए कि अगर हम पुरानी कुछ पन्नों को पलटेंगे, पुरानी तस्वीरों को देखेंगे, पुराने समाचार पत्र देखेंगे तो आपको मीडिया पे चल रहे हो तस्वीरें। हाँ, तो वो आपको दिखेगा कि अगर 8-9 साल पहले, 10 साल पहले जो तस्वीरें थी, जिस तरह से दिल्ली डूबी रहती थी मानसून के टाइम पे, आज भी वही स्थिति है। और जिन जिन इलाकों में डूबती थी आज भी उन्हीं इलाकों में डूबी रहती है ना। तो ये यानी कि कुछ काम नहीं किया गया है। जो मुख्यमंत्री जी हैं वो घूम घूम कर विकास के ढोल पीट रहे हैं, विकास के दावों के, हाँ, विकास के दावों के ढोल पीट रहे हैं, लेकिन कलई उनकी खुल गई है एक ही मानसूनी वर्षा से। अब आप देखिए कि मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि 45 साल पहले बाढ़ आई थी और अब आई है। तो यानी कि 45 साल पहले जो हमको सबक मिला था, हमने उससे कुछ सीख नहीं ली। हमने कुछ जो बुनियादी ढांचा है उस पर हमने कुछ काम ही नहीं किया। हमारी सरकारें, हमारे नगर निगम हर मानसून से पहले ये दावा करते हैं कि हमारी तैयारी पूरी है। आज की तैयारी कहाँ पूरी है? वो पूरी दिल्ली जो है, इसको दरिया दिल्ली बोला जाता था, अब वो मतलब दरिया दिल्ली बोला जा रहा है। तो आप देखिए कि क्या स्थिति हो गई है। और आप देखिए कि जिस दिन हम रिकॉर्ड बना रहे हैं, हमारा चंद्रयान 3 गगन को छू रहा है और चंद्रमा की यात्रा पर निकला है, राष्ट्रीय राजधानी में नाव चल रही है। तो ये दिखाता है कि विज्ञान तो तरक्की कर रहा है, लेकिन जो हमारे ज्ञानी नेता हैं, जो अपने आप को पढ़े लिखे होने का दावा करते हैं, जो कहते हैं कि हम IITian हैं, आप देखिए कि उनके नेतृत्व वाली दिल्ली की क्या हालत है। तो ये बड़ा एक गंभीर वर्ल्ड क्लास ड्रेनेज सिस्टम बनाने की बात हुई थी जी। तो जो राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली, चलिए, एक तो ये आपने देखा कि किस तरीके से हालत खराब दिखे दिल्ली के विभिन्न इलाकों में। अब आप देखिए कि दिल्ली, कोई आप वैसे देखेंगे तो दिल्ली एक बहुत छोटा सा शहर है ना। आप देखिए कि इतने इससे बड़े बड़े स्टेट हैं, वहाँ पर भी बाढ़ आती है, मानसूनी वर्षा की से जल जमाव की दिक्कतें होती हैं। लेकिन अधिकतर राज्यों में सेना, नौसेना, NDRF सबको उतारने की जरूरत नहीं पड़ती है। दिल्ली में एक ही बारिश में NDRF, सेना और नौसेना तक को उतारने की नौबत आ गई। आपके जो विभाग हैं वो काम नहीं कर पा रहे हैं। जो सेना के इंजीनियर को बुलाना पड़ा तो आपके जो इंजीनियर हैं उन पर सवाल उठता है कि आपने उनको या तो पूरी तरीके से आपने उनकी जो क्षमता का उपयोग करने लायक उनको छोड़ा नहीं है, या कहीं ना कहीं तो कमी है, सामंजस्य की कमी है, या कहीं दूसरी कमी है। और दूसरा, हम देख रहे हैं कि दिल्ली ने एक चलन स्थापित किया है। आप याद कीजिए कोरोना काल, आपने देखा कि ऑक्सीजन की कमी जब हुई थी तो दिन भर मुख्यमंत्री केंद्र पर वार करते रहते थे, वहाँ से पलटवार होता रहता था। तो इस तरीके की राजनीति होती रहती थी। आज जब मुख्यमंत्री को लगा कि उनकी जो सरकार है उसकी छवि खराब हो रही है, कि हम बाढ़ से जो उपजी परिस्थितियां हैं उनसे सही तरीके से नहीं निपट पा रहे हैं, तो उनकी पार्टी ने एक शिगुफा छोड़ दिया कि भैया हथिनी कुंड बैराज से ज़्यादा पानी जानबूझकर पानी छोड़ा जा रहा है। ये कहा जा रहा है कि ये प्राकृतिक नहीं, प्रायोजित आपदा है। तो ये आम आदमी पार्टी की एक संस्कृति है कि आप जब फंस गए हैं तो आप दूसरों पर ऐसे आरोप लगाकर लोगों का ध्यान भटकाइए। ये समय मिलजुल कर काम करने का है। मुख्यमंत्री एक तरफ कहते हैं कि ये समय जो है मिलजुल कर काम करें, हम एक दूसरे पर उंगली नहीं उठाएं, लेकिन उंगली वो अगर मान लीजिए नहीं उठा रहे तो उनके सारे सहयोगी उठा रहे हैं, और किसके इशारे पर उठा रहे होंगे, अपने आप से तो उठाएंगे नहीं वो। तो ये दिल्ली की जो कार्य संस्कृति है, दिल्ली ने ऐसी संस्कृति कभी देखी नहीं कि आपदा में
जो नेता हैं वो अपने लिए राजनीतिक अवसर ढूंढ रहे हैं कि हमको कैसे अपनी राजनीति बढ़ानी है, हमारी जो इमेज है उसको कैसे चमकाना है। तो एलजी पर आरोप लगा दिया आपने कि हमको एनडीआरएफ की मदद सही समय पर नहीं मिली, तमाम तरह की आपने बातें कर दी। अब हरियाणा का पक्ष सुन लीजिए, हरियाणा कह रहा है कि हमारा जो हमको दिल्ली सरकार की जो समझ है उस पर तरस आ रहा है, क्योंकि हमारे पास बांध नहीं है, ये बैराज है। तो ये आपको बैराज और बांध में अगर फर्क नहीं पता है तो आप फिर आपके मुख्यमंत्री आईआईटीएन है, मुख्यमंत्री आईआईटीएन है। और आप देखिए कि ये जो दिल्ली के, मैं आम आदमी पार्टी की कार्य संस्कृति क्यों कह रहा हूं, क्योंकि यही मुद्दा अब पंजाब में भी देखने को मिल रहा है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान कह रहे हैं कि भाखड़ा बांध से पानी कौन छोड़ रहा भैया, तो उनसे भी हालात नहीं संभल रहे हैं। पंजाब में जो आप देखिए कि जो गांव के जो हालात हैं, मैं कई सारे वीडियोस देख रहा था, लोग कह रहे थे कि जो प्रशासन के अधिकारियों से संपर्क नहीं हो पा रहा है, अधिकारियों ने नंबर अपने बंद कर रखे हैं, फ़ोन स्विच ऑफ कर रखे हैं, समय पर मदद नहीं मिल रही, लोगों का राशन भीग गया है, पूरे घर का फर्नीचर भीग गया है। तो ये दिखाता है कि आपने बातें बड़ी करी हैं, आपने ठीक है कि आपने बिजली फ्री दे दी, 200 यूनिट दे दी, आपने चलो पानी भी फ्री दे दिया, इतने लीटर हर महीने, इतने या बाकी सब चीज़ें फ्री कर दी, लेकिन उस फ्री का जनता क्या करे, आज वो बेघर होने को नौबत आ गई है और लोगों को घर बार छोड़कर जाना पड़ रहा है। और हम जो 2-3 सवाल इस कार्यक्रम के माध्यम से उठाना चाहते हैं वो यही है कि क्यों दिल्ली में हर साल समान जगहों पर ही पानी का भराव होता है, क्यों नहीं उसको ठीक किया जाता, और खासतौर पर जब इस तरीके की आपदा आती है तो क्यों नहीं मिलजुल कर। अब आप देखिए ना कि नेता साथ में खड़े हैं, पिक्चर अब बहुत अच्छी लग रही है कि उपराज्यपाल भी खड़े हैं, मुख्यमंत्री भी खड़े हैं, मंत्री भी खड़े हैं, लेकिन हो क्या रहा है, मंत्री मुख्यमंत्री के सामने उपराज्यपाल से को शिकायत कर रहा है, उपराज्यपाल वहीं पर जवाब दे रहे हैं। तो ये दिख रहा है कि आप में सामंजस्य ही नहीं है, और जब सामंजस्य नहीं है तो जनता का आप जो समस्याओं का हल कैसे निकालेंगे। ये जो आपदा का समय होता है, इस समय जनता अपने शासक की ओर देखती है मदद के लिए, जनता शासक की ओर देख रही है कि वो तो खुद ही लड़ रहे हैं, तो जब वो खुद ही लड़ रहे हैं तो वो हमारी मदद क्या करेंगे, जो कुछ कर रहा है वो हमको ही करना है फिर तो ये दिखता है। और ख़ास तौर पर हमने देखा कि जो कोरोना काल में भी अब बहुत सारी बातें थी ऐसी, उसमें क्या हम इतिहास में जाएं, लेकिन दिल्ली की राजनीति जिस दिशा में जा रही है वो ठीक नहीं है। और ये जो इस तरीके के आरोप लगाए जाते हैं कि दिल्ली में जो आपदा है वो प्राकृतिक नहीं प्रायोजित है, ये अपने आप में एक गंभीर आरोप है। और सरकार को अब जब, क्योंकि हरियाणा सरकार पर आरोप लगाया गया है, तो हरियाणा सरकार को इस मामले में एफआईआर करानी चाहिए, इस आरोप की सच्चाई सामने लानी चाहिए, क्योंकि जनता को भ्रमित करना भी एक बड़ा अपराध है। और अगर जो पार्टी सत्ता में है उसके ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां होती हैं, वो जो हम कहते हैं कि भाई फेक न्यूज़ या इस तरीके की अफवाहें ना फैलाएं, तो अगर शासक वर्ग ही इस तरीके की हरकतें करेगा तो फिर आम लोगों की तो आप सोच ही सकते हैं कि वो तो फिर और इस दिशा में आगे बढ़ेंगे। तो हरियाणा सरकार को एफआईआर करानी चाहिए, इस मामले की जो सच्चाई है वो जनता के सामने रखनी चाहिए, ताकि जो दूध का दूध और पानी का पानी हो सके। फिलहाल तो पानी पानी दिल्ली नजर आ ही रही है। बिल्कुल। और राहत और बचाव कार्य की अगर बात करें तो सरकार की ओर से क्या इंतजाम किए जा रहे हैं, राहत शिविरों में जाके देखा जा सकता है जी। NH24 पर लोग मजबूरी में रह रहे हैं, खाने पीने की व्यवस्था नहीं है, लाइट की व्यवस्था नहीं है, टॉयलेट्स की व्यवस्था नहीं है जी। वहां भी सरकार को ध्यान देने की आवश्यकता है जी। खैर, दिल्ली में इस तरह की स्थिति है, राजनीति भी हो रही है, लेकिन पहली जो जिम्मेदारी है वो राहत प्रदान करने की है। सर, अब थोड़ा सा बिहार चलते हैं, वहाँ भी पानी पानी तो होता है, लेकिन अब तक बाढ़ नहीं है, लेकिन वहाँ पर राजनीतिक बाढ़ जो है वो ज़बरदस्त तरीके से जारी है जी। पटना में भाजपा ने एक मार्च निकाला, तेजस्वी यादव के खिलाफ इस्तीफे की मांग की। इसके अलावा टीचर्स भर्ती को लेकर जो प्रदर्शन हो रहे हैं उनका सपोर्ट किया भाजपा ने। लेकिन नीतीश कुमार की राजनीतिक शैली ये नहीं रही है, वो दल बदल करते रहते हैं, लेकिन वो सबसे रिश्ते बनाकर भीतर खाने में जरूर रखते हैं सर। लेकिन क्या राजद और कांग्रेस को खुश करने के लिए, अपनी विश्वसनीयता दिखाने के लिए भाजपा नेताओं पर लाठी चलवाया, उस नेता पर भी लाठी चला है जो उनके साथ 10 वर्षों तक कैबिनेट में मंत्री रहा है, जनार्दन सिंह सिग्रीवाल। अभी भी महाराजगंज से वो सांसद है, वो 10 साल मंत्री रहे हैं बिहार में जी। क्या
और जो एफआईआर हुए हैं उसमें सम्राट चौधरी, विजय कुमार सिन्हा का नाम नहीं है, जी। शहनवाज मंगल पांडे जैसे नेताओं का नाम है। जी। बिहार में क्या हो रहा है? देखिए, आपने जैसे कहा कि वो कांग्रेस को, आरजेडी को खुश करने के लिए, तो ये जाहिर सी बात है कि वो अब जिन सहयोगियों के समर्थन से सरकार क्योंकि चला रहे समय हैं, समय पर ये चल रहा है खबर कि कहीं वो पलट न जाए। जी, तो ये अब क्योंकि उन सहयोगियों के समर्थन से सरकार चला रहे हैं, तो उनको ये दिखाना पड़ेगा कि मैं आपके जो विचारधारा है, आपकी जो नीतियां हैं, उसको पूरी अच्छी तरीके से फॉलो कर रहा हूं। और क्योंकि वो विपक्षी महागठबंधन भी राष्ट्रीय स्तर पर बनाने के लिए वो जीतोड़ कोशिशें कर रहे हैं, तो उसको भी एक संदेश देना उनको कि मैं तो बिल्कुल एंटी बीजेपी हूं। लेकिन आप भले ही कितने एंटी बीजेपी हो जाइए, एंटी फलाना दल हो जाइए, एंटी फलाना दल हो जाइए, लेकिन जो एक जान की कीमत है उसको समझना चाहिए। जो जान गई है वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और ख़ास तौर पर क्योंकि नीतीश कुमार तो खुद एक आंदोलन की उपज हैं, बिल्कुल, तो उनको तो ये अच्छे से पता होना चाहिए कि जो विरोध प्रदर्शन है, आज वो अगर विरोध प्रदर्शन का अधिकार नहीं होता तो आज वो राजनीति में इतने आगे नहीं बढ़े होते। तो ये जो हुआ है बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और क्योंकि आरजेडी की संस्कृति उन पर हावी हो रही है, और आरजेडी का मुझे ध्यान आ रहा है कि जब वो लाठी चार्ज मैंने देखा, बहुत जिस तरीके से पुलिस वाले मार रहे थे, और जैसा कि हमने सांसद जी का भी जिक्र किया, उनको भी नहीं बख्शा गया। तो मुझे ध्यान आया कि पटना में, शायद गांधी मैदान पटना में ही है, तो वहां पर आरजेडी की रैली थी। उस समय लालू यादव ने उस रैली का नाम दिया था तेल पिलावन लाठी घुमावन रैली, ऐसा कुछ था वो रैली का था। हाँ। नाम ही था वो रैली। तो जो अपने किसी राजनीतिक अभियान का नाम ही तेल पिलावन लाठी घुमावन दे रहे हैं, तो यानी कि लाठी से उनको बहुत ज़्यादा प्यार है, और वो लाठी जब चलती है तो जान जाती है, और वही हमको बिहार में देखने को मिला है। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण था। और बीजेपी का मैं देख रहा था कि बयान कि उन्होंने शायद पीड़ित परिवार को गोद लेने की बात कही है, 10 लाख रुपए देने की 10 लाख रुपए देने की। ये सब चीजें देखिए पार्टी करेगी, लेकिन उस व्यक्ति की जिसकी जान गई है, आप उसकी पत्नी की दशा जाकर देखिए, उसके परिजनों की दशा जाकर देखिए। जो एक मजमा लगा रहता है वो हफ्ते दिन रहेगा, 10 दिन रहेगा, उसके बाद वो सारे के सारे फिर से अकेले हो जाएंगे। तो जो व्यक्ति जिसके घर का गया है उसके जाने का दर्द वही समझ सकता है। और नीतीश कुमार क्योंकि एक साधारण परिवार से आते हैं, साधारण पृष्ठभूमि है, संघर्ष करके आगे बढ़े हैं, उनको अपनी जड़ों को भूलना नहीं चाहिए। ये जो कुछ हुआ उस पर उनकी चुप्पी भी है, मुझे लगता नहीं शायद कि उनका कोई बयान आया इस पर। बयान देना चाहिए उनको। और जो पुलिस अधिकारी हैं जिन पर बीजेपी आरोप लगा रही है, जरा उनकी जांच करा लें। अगर कोई दोषी पाया जाता है तो कार्रवाई भी करनी चाहिए नीतीश सरकार से। और क्योंकि माफ कीजिएगा, क्योंकि वो अपने आप को सुशासन बाबू कहलाना पसंद करते हैं, तो जिस व्यक्ति के नाम के आगे सुशासन लगा हुआ हो या वो लगा रहे हैं, तो उनको वैसा कुछ प्रदर्शित भी करना चाहिए। जो लाठीचार्ज हुआ, और आप देखिए ना कि ये लाठीचार्ज सिर्फ बीजेपी के कार्यकर्ताओं पर हुआ हो ऐसा नहीं है। आप हाल ही में देखिए कि जब से आरजेडी के साथ उनका गठबंधन हुआ है, तब से लाठीचार्ज बढ़ गए हैं। कभी वो छात्रों पर होता है, कभी वो शिक्षकों पर होता है, कभी किसी और अभ्यर्थी पर होता है, लगातार लाठीचार्ज हो रहे हैं। लेकिन सवाल ये भी है ना कि जो आज से 1 साल पहले ट्रेनों में आग लगा रहे थे, वहां पर लाठीचार्ज नहीं हुआ था। जी जी, तो ये लाठी वाली संस्कृति पर जो उन पर हावी होती जा रही है बिहार सरकार पर, इसको थोड़ा सा देखना होगा। क्योंकि ये लोकतंत्र है, हर व्यक्ति को अपनी बात रखने का अधिकार है, शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन करने का अधिकार है, ये अधिकार उसका बने रहना चाहिए। इसको आप अगर दबाएंगे तो जो विरोध है वो बढ़ता है, और ऐसी स्थिति नहीं आनी चाहिए लोकतंत्र में। बिहार के मुख्यमंत्री को इस पर अपनी चुप्पी तोड़नी चाहिए। बिल्कुल। मुझे परिवार से मिलने का अधिकार है, ये अजीत पवार ने कहा है। शपथ लेने के लगभग 12 से 13 दिनों के बाद आखिरकार उन्हें मंत्रालय मिल गया। मंत्रालय को देखकर क्या लगता है सर, जीत किसकी हुई है, किसकी हार हुई है? और जो शरद पवार से उनकी मुलाकात हुई है, उसके बाद की स्थिति क्या रह सकती है? देखिए, अभी जो फिलहाल जो सामने है वो यही है कि उनकी, क्योंकि चाची का एक सर्जरी हुआ है, इसलिए उनका वो हालत जानने गए थे, और वो जाना भी चाहिए, क्योंकि राजनीति अलग जगह है, परिवार एक अपनी उसकी एक अलग जगह होती है।
तो जो पारिवारिक रिश्ते हैं उनको भुलाया नहीं जा सकता है। और आप किसी और के भी हाल जानने जा सकते हैं तो वो तो आपकी अपनी चाची हैं। तो वो वहाँ पर गए और ऐसा ही उन्होंने कहा भी कि मैं अपनी चाची का हाल जानने आया था। और जो बिहार में जो पोर्टफोलियोज का जो आवंटन हुआ उसमें हम देख रहे हैं कि बीजेपी ने सबसे ज़्यादा त्याग किया है, क्योंकि जो वित्त मंत्रालय है या और 2-3 महत्वपूर्ण मंत्रालय हैं वो जो एनसीपी को गए हैं वो बीजेपी के पास थे। 3 मंत्रालयों का त्याग एकनाथ शिंदे ने किया और 6 का शायद बीजेपी ने किया। तो ये जो त्याग है, इस त्याग के जरिए बीजेपी ने आप देखिए कि सिर्फ ये मंत्रालय जो 6 मंत्रालयों का त्याग हो रहा है, ये सिर्फ इतनी बात नहीं, मुख्यमंत्री पद का भी त्याग किया है बीजेपी ने वहाँ पर, वरना तो देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री भी बन सकते थे। तो इस त्याग की बदौलत बीजेपी ने जो विपक्ष है उसको छिन्न भिन्न कर दिया है। और ये जो अब मंत्रालय मिले हैं एनसीपी को, तो मुझे लगता है कि शायद ये सरकार की स्थिरता और बढ़ेगी। और क्योंकि अभी प्रफुल्ल पटेल और अजीत पवार आए थे दिल्ली भी और अमित शाह से मिलके गए, तो मुझे ऐसा लगता नहीं कि कोई एक बड़ा परिवर्तन फिलहाल कोई महाराष्ट्र में होने वाला है। देखना होगा कि अब जो एक और विस्तार अयोग्यता को लेकर क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि आप 2 हफ्ते में फैसला कीजिए, तो मुझे लगता है कि अब सारे का सारा जो हमको देखना होगा कि विधानसभा अध्यक्ष जी क्या फैसला करते हैं। और दूसरा एक और जो विस्तार होना है महाराष्ट्र में, जिसमें कि जो शिंदे सेना के जो विधायक हैं उनको समायोजित किया जाना है, तो कितने लोगों को समायोजित किया जाता है वो भी देखने वाली बात होगी। तो महाराष्ट्र में हम देख रहे हैं कि सबने अपनी तैयारी शुरू कर दी है, कांग्रेस ने अपनी तैयारी शुरू कर दी है, गठबंधन का नेतृत्व तो हम करेंगे जी। और उद्धव ठाकरे भी लगातार दौरा कर रहे हैं। लेकिन एक चीज़ जो देखने को मिल रही है कि महाराष्ट्र में जो उद्धव ठाकरे जिस तरीके की भाषा को उपयोग कर रहे हैं वो बेहद गलत है। उन्होंने देवेंद्र फडणवीस को कलंक कहा। देखिए महाराष्ट्र की राजनीति आप देखिए पूरे देश में सभी राज्यों से एक अलग है। वहाँ पर चाहे विपक्ष में ही हो, लेकिन एक सम्मान के साथ बोला जाता है, सम्मान के साथ संबोधित किया जाता है। कई जगह हमको ये भी देखने को मिलता है, सिर्फ महाराष्ट्र में देखने को मिलता है कि अगर किसी विधायक का, किसी सांसद का निधन हो गया, उसके कोई परिजन चुनाव लड़ रहा है, तो अन्य पार्टियां वहाँ पे उम्मीदवार नहीं खड़ा करती। किसी और राज्य में ऐसा नहीं है। तो महाराष्ट्र की राजनीति एक अलग है, महाराष्ट्र की राजनीतिक संस्कृति अलग है, तो उसको गिराने का काम नहीं करना चाहिए नेताओं को। और बड़ी खुशी हुई इस बात को देखकर कि देवेंद्र फडणवीस ने उद्धव ठाकरे की टिप्पणी पर कोई तगड़ा पलटवार नहीं किया, उन्होंने सिर्फ कटाक्ष कर दिया, लेकिन वो उन्होंने उस भाषा का उपयोग नहीं किया, वरना उसी भाषा में वो जवाब भी दे सकते थे। तो ये एक अच्छी चीज़ है। और जैसा कि उन्होंने देवेंद्र फडणवीस का जो अभी हालिया बयान है उसमें उन्होंने साफ कहा है कि एकनाथ शिंदे की सेना से जो हमारा गठबंधन है वो भावनात्मक है और जो एनसीपी है उससे गठबंधन राजनीतिक है। तो देखना होगा कि एक तरफ राजनीतिक और एक तरफ भावनात्मक गठबंधन ये कितनी मजबूती देता है सरकार को, क्योंकि अब लगभग 1.5 साल का समय बचा है। सबसे बड़ी चुनौती अभी जो सामने आने वाली है अगले साल लोकसभा चुनाव। फिलहाल मुझे इस सरकार की स्थिरता पर कोई संकट नजर नहीं आता है, लेकिन महाराष्ट्र की राजनीति है, नए घटनाक्रम होते रहते हैं, चर्चा के केंद्र में बनी रहती है। और सबसे बड़ी बात आपने जैसे कहा भी अयोग्यता वाला मामला, तो ये देखने वाली बात होगी कि एक तो अगर कुछ शिंदे, उसमें शिंदे का भी नाम है, हाँ एक मुख्यमंत्री का भी नाम है, अगर इसमें जो शिवसेना ने जिन नामों को, एक उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना ने जिन नामों पर आपत्ति जताई है, अगर वो नाम खतरे में होते हैं तो एक चीज हमको ये देखनी पड़ेगी, क्या इस बार टूटने की बारी कांग्रेस पार्टी की है? क्योंकि शिवसेना टूट चुकी है और एनसीपी टूट चुकी है, अभी एक पार्टी बाकी है। खैर देखना तो पिक्चर बाकी है महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र वैसे तो बॉलीवुड के लिए जाना जाता है, लेकिन राजनीति भी कहीं ना कहीं वहाँ की चर्चा में रह रही है। फिलहाल आज के लिए चाय पर समीक्षा कार्यक्रम में इतना ही। अगले सप्ताह फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक मुझे यानी अंकित सिंह और प्रभा साक्षी के संपादक नीरज कुमार दुबे को दीजिए इजाजत। नमस्कार। नमस्कार। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।